आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में हिंदी की प्रैक्टिस सेट संख्या 11 लेकर। ये हमारी 4th लाइव क्लास है बेटा, जो हम आपके लिए लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आप आ जाइए, क्योंकि कल जब हमारी क्लास ऑफ होने वाली थी तब कुछ बच्चे आए थे, और क्योंकि क्लास तब बंद होने का टाइम हो गया था, तो उन बच्चों को कुछ विशेष फायदा नहीं हो सका। तो इसलिए आज हम थोड़ा इंतजार भी करेंगे। तो चलिए बेटा आ जाइए जल्दी जल्दी, और कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब भी दे सकूं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज से, या कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, फटाफट आ जाइए बेटा। जैसे कि कल आपने सबने गणतंत्र दिवस मनाया, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सबका कल का दिन बहुत अच्छा गया होगा, और जो भी हमने आपको पढ़ाया आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए बेटा आ जाइए, फटाफट आ जाइए, ताकि हम अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। आइए बेटा, जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। देखते हैं बेटा आपका ये प्रश्न संख्या 1 क्या कह रही है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इन्होंने एक प्रश्न दिया है, उसमें रिक्त स्थान दिया है। हमें इन 4 जो ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक प्रश्न यहां हमें फिल करना होगा। ठीक है, चलिए। राम ने रावण का डैश किया। 4 विकल्प हैं बेटा, ए वध, बी हत्या, सी मृत्यु और डी मौत। तो बेटा राम ने रावण का क्या किया था? राम ने रावण का वध किया था। ठीक है, ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वध किया। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे कि मैडम हत्या, तो बेटा वध वो होता है जो आमने सामने लड़के किया जाता है, जब दो पक्ष आमने सामने लड़ते हैं। क्योंकि राम और रावण युद्ध के मैदान में आमने सामने एक दूसरे से लड़ते, और जब आमने सामने लड़ते हैं उसमें जो भी एक व्यक्ति मारा जाता है उसे कहते हैं वध। ठीक है बेटा। मृत्यु, मृत्यु तो एकदम से आती है। कई बार हत्या हम किसी की करते हैं, जैसे किसी को बिना बताए किसी ने जाके किसी की हत्या कर दी, जो मर्डर केसेस होते हैं। और मृत्यु और मौत, ये दोनों बेटा जो शब्द हैं, वो मृत्यु आपको पता ही है, एक टाइम पूरा हो जाने के बाद हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है, तो मृत्यु उसे कहते हैं जो अपने आप आती है। मौत भी उसी को कहते हैं जो अपने आप आ जाती है। ठीक है, लेकिन वध कब कहते हैं? जब दो पक्ष आमने सामने लड़ रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा वध। ठीक है, चलिए देखिए ये बच्चे आ गए हैं। हेलो बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 2। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। देखिए बेटा, अगर आपको इसमें से आता है तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ए या बी है। ठीक है, डैश के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। 4 विकल्प है। ए स्वास्थ्य, बी जीवतता, जीवितता लिखा हुआ है इन्होंने ये, सी अस्वास्थ्य और डी बीमारी। तो बेटा किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन बहुत आवश्यक है। आज मेरा पेन बहुत अच्छा चल रहा है, जिसे चलाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा बेटा स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 3। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है बेटा, जैसे हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है, ए लड़ाई करना, बी खेती करना, सी भाग जाना और डी असंभव कार्य करना। तो बेटा हथेली पर सरसों उगाने का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, क्योंकि हथेली पे सरसों तो नहीं उगाई जा सकती बेटा, नहीं उगाई जा सकती ना, है ना। और अगर किसी ने उगा दी तो बड़ा ही असंभव कार्य है ये। पहले उसे अपने हाथ पे मिट्टी का लेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें सरसों बोनी पड़ेगी, फिर वो उगेगी। देखिए कितनी मेहनत लगेगी, है ना। तो हथेली पे सरसों उगाने का मतलब सीधा सीधा होता है कि असंभव कार्य करना। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी।
प्रश्न संख्या 4, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झड़ना, क्या है बेटा मुहावरा? फूल झड़ना। 4 विकल्प है। ए प्रिय वचन बोलना, बी पतझड़ होना, सी हल्की बातें बोलना और डी सुंदर लगना। तो बेटा फूल झड़ने का अर्थ क्या होता है? प्रिय वचन बोलना। कहते हैं ना कितना सुंदर बोलती है, ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो। तो फूल झड़ने का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलना। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 5, हाँ जी, ये आपने देखिए इन्होंने सुभाष चंद्र जी ने ये बिल्कुल आंसर सही दिया है। असंभव कार्य करना, जो हमने पीछे ये था, ये देखिए प्रश्न संख्या हमारी 3 थी, हथेली पर सरसों जमाना, तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, असंभव कार्य करना। चलिए प्रश्न संख्या 5, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 विकल्प है बेटा इसमें। ए निरामिष, बी निरामिष, देखिए इसमें श षटकोण वाला है बेटा और इसमें श शलजम वाला है, ठीक है। सी निमिर्स और डी निरामिस, इसमें सा कौन सा है बेटा? देखिए इसमें सा, इसमें कौन सा सा है? इसमें सपेरे वाला है, इसमें रे यहाँ पे है और इसमें श शलजम वाला है। तो कौन सा वाला सही है? ए वाला निरामिष। कौन सा होता है? निरामिष। याद रहेगा आपको, इसे लिख के देखना है बेटा, तभी आपको याद रह पाएगा। देखिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही है, आज मेरा पेन बहुत अच्छा चल रहा है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे द्वारा डैश चित्र बैठक में टांगा गया, ठीक है। ए चित्रित, बी लिखित, सी निर्मित और डी रचित। तो मेरे द्वारा निर्मित चित्र बैठक में टांगा गया, यानी कि उस बच्चे ने चित्र बनाया, उसी को उसने बैठक में टांगा हुआ था बेटा। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य क्या है बेटा? उसी समय में होने वाला या रहने वाला, ठीक है। 4 विकल्प है। ए समदर्शी, बी समसामयिक, सी सार्वजनिक, टी और सामुदायिक। तो देखिए बेटा उसी समय में होने वाला या रहने वाला समसामयिक, बी विकल्प आपका इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। समदर्शी जो एक जैसा दिखता हो, समान दिखता हो, सार्वजनिक जो सबके लिए उपलब्ध हो, सामुदायिक जो एक समूह में हो उसे सामुदायिक कहेंगे, ठीक है। और समसामयिक का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी समय में होने वाला या रहने वाला। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। 4 विकल्प है। ए आक्रमण कर दिया गया, बी शत्रु पर, सी कोई त्रुटि नहीं है, डी गोलों और तोपों से। तो क्या होना था बेटा? गोले और तोपों से। तो क्या था? शत्रु पर गोले और तोप से, तोपों से नहीं बेटा, तोप से आक्रमण कर दिया गया। डी विकल्प में आपकी त्रुटि है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? डी। चलिए आंसर भी दीजिए भाई, जितने भी बच्चे लाइव हैं ये आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, देखिए 9 क्या कहता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें, ठीक है। न जाने क्यों तुम बेफिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो, ठीक है। अब 4 विकल्प है। ए बेफिजूल में, बी बेफिजूल की बातों में, सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है और डी फिजूल की बातों पर। तो देखिए बेटा इसमें इसकी जगह क्या आना चाहिए था? फिजूल की बातों पर, क्योंकि फिजूल का मतलब ही बेकार की बातें होती है। उसमें बे उपसर्ग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, उसमें ये उपसर्ग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि फिजूल का मतलब ही बेकार की बातें। फिजूल जिनका कोई मीन नहीं है, ऐसी बातों पर क्या कर लेता है? वो बहस कर लेता है। तो बेटा डी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। प्रश्न संख्या 9, सॉरी प्रश्न संख्या 10, 9 हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, ठीक है। ए दुर्जय, बी युयुत्सु, सी युयुत्सा और डी अजात शत्रु।
तो बेटा युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नहीं जी, ये देखिए ये आंसर दिया है सुभाष चंद्र जी ने, जो कि गलत है गलत है, ये डी नहीं होगा बट वही सी हो जाएगा। ठीक है, युयुत्सा। प्रश्न संख्या 11, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपेक्षा। ठीक है, अब अपेक्षा का विलोम क्या होगा बेटा? ए उपेक्षा, बी सापेक्षा, सी अनापेक्षा और डी निरपेक्षा। तो बेटा अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा, किसी से अपेक्षा करना और किसी की उपेक्षा कर देना। ठीक है, एक टाइम पे हम दूसरे वाले से उम्मीद कर रहे हैं और दूसरे टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। झगड़ा। अब आपको बेटा झगड़े का समानार्थी शब्द चुनना है। 4 विकल्प है, ए खार, बी विरोध, सी बैर और डी द्वंद। तो बेटा झगड़े का समानार्थी क्या हो जाएगा? द्वंद। झगड़ा करना, झगड़े का मतलब भी युद्ध ही होता है, आपस में लड़ना। द्वंद का मतलब भी लड़ना ही होता है। ठीक है, खार खा रहा हूं मैं उससे, दुश्मनी नहीं, दुश्मनी मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। विरोध, हम किसी की बात का विरोध कर रहे हैं, विरोध का मतलब लड़ाई नहीं होता। बैर मतलब हमें किसी से दुश्मनी है, उसका मतलब भी लड़ाई नहीं होता। ठीक है, झगड़ा और द्वंद, झगड़ा का मतलब भी लड़ाई होता है, हम लड़ पड़े एक दूसरे से, और द्वंद का मतलब भी लड़ाई होता है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 13, चलिए, जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न सके, बेटा गलत है, जो पढ़ न सके होगा। क्या होगा? जो पढ़ ना सके। वाक्य के लिए एक शब्द, ए अकथनीय, बी अपठनीय, सी पठित और डी अपठित। तो बेटा ये होगा, जो पढ़ ना सके उसके लिए होगा अपठनीय। ठीक है, जिसे आप पढ़ ना सकते हो उसके लिए होगा अपठनीय, मतलब ये पढ़े जाने योग्य नहीं है, आप इसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अकथनीय का मतलब होता है जो कहा ना जा सके, पठित जो पढ़ा जा सके, अपठित जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है, चलिए विकल्प हो जाएगा बेटा ए, सॉरी बी, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 14, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ए क्रोध गुस्सा, बी आस्तिक नास्तिक, सी धरा पृथ्वी और डी महात्मा और संत। तो देखिए बेटा क्रोध और गुस्सा दोनों समानार्थी हैं और इन्होंने पूछा है विलोम। आस्तिक का नास्तिक विलोम, ये बिल्कुल सही है, आंसर क्या है इसका? बी। आस्तिक किसी में आस्था रखता हो, नास्तिक किसी में आस्था ना रखता हो, जिसे किसी में भी आस्था नहीं है। देखिए ये किसी में भी जो आस्था ना रखता उसे हम क्या कहेंगे? नास्तिक। चलिए अब इन पे आ जाए। धरा, धरा का मतलब भी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का मतलब भी धरा होता है, ये भी समानार्थी है। महात्मा, महात्मा महान है, जो आत्मा, जिसकी आत्मा महान हो और जिसकी आत्मा महान होती है बेटा वे अपना आप ही संत हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आस्तिक और नास्तिक। ठीक है बेटा, प्रश्न सॉरी बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए बेटा जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं ना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आपको उसी में मिलना है। आपको आप उसे जितने ध्यान से पढ़ेंगे उतने ही ध्यान से आप आंसर कर पाएंगे। और क्योंकि यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हमारा आपको प्रैक्टिस कराने का यही एक मोटो है कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और हिंदी आपकी अपनी भाषा है, तो आप ना तो क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे क्योंकि आप वो क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके हैं, उसके जैसे भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन गलत करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और आप जल्दी से कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों का टाइम पीरियड ही कम हो जाता है। जब बच्चे पेपर कर रहे होते हैं, उन्हें पेपर करने में इतना समय लग जाता है बेटा कि वो अपना पेपर ही उनका छूट जाता है, अपना पेपर ही पूरा नहीं कर पाते। तो ये जो हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं सॉरी, ये जो बेटा हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, इस प्रैक्टिस से क्या होता है, एक तो आप बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके होते हो। जब हम क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं, एक ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं पढ़ी, आप उसे पढ़ रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, और एक ऐसी चीज जिसे आपने बार बार पढ़ा है, और आपके दिमाग में एक पेपर पैटर्न भी है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे और इस तरह के प्रश्न मुझे ऐसे ऐसे करना है। यानी कि आप अपने दिमाग से प्रिपेयर है, आप मेंटली प्रिपेयर है कि इस तरह से पेपर आएगा, उसमें इस तरह के इतने इतने प्रश्न होंगे, मुझे ऐसे ऐसे आंसर लगाने हैं। तो गलत होने की संभावनाएं कम रह जाती हैं और आप अपना काम अच्छे से कर पाते हो। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए,
माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल हुई। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको अपने इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा बेटा। तो धीरे धीरे लगे रहिए, बहुत जल्दबाजी मचाने की आवश्यकता है नहीं। आजकल बच्चे रील स्क्रॉल कर करके उन्हें बहुत चीजें जल्दबाजी में देखने की आदत हो गई है। बिल्कुल इस आदत को छोड़ दीजिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से क्लासेस देखिए और जो भी पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़िए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हिरन। अब आपको हिरन का समानार्थी बताना है। 4 विकल्प है। ए गज, बी मृग, सी दादुर और डी केसरी। तो बेटा हिरन का जो समानार्थी होता है वो होता है मृग। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। चलिए अब आपका आ गया है क्वेश्चंस का पिटारा, जिसे हम पिटारा बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उसमें बहुत सारी 5 फिल इन द ब्लैंक होते हैं जिन्हें आपको छाट के भरना होता है। तो चलिए पढ़े। प्रश्न संख्या 16 से 20। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। डैश का काम बहुत अंशों में डैश के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती हैं और अच्छे अच्छे डैश पर बैठकर उसका रस लेती हैं, तभी तो उसके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ डैश रहती है। यदि आप अच्छे डैश बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी होगी। देखिए बेटा, मधुमक्खी के बारे में आप जानते हैं, न जाने बेचारी किस किस फूल पर बैठकर कितना कितना कहाँ कहाँ से शहद लाती है और तब जाके बहुत सारा शहद बनाती है ना। तो आपके चलिए एक स्टोरी बताती हूँ मैं कि एक बार मधुमक्खी से किसी ने कहा कि भाई तुम इतना अच्छा से शहद बनाती हो और लोग आते हैं और आपका शहद लेकर चले जाते हैं, आपको दुख नहीं होता? तो मधुमक्खी ने, पता है बेटा क्या बोला? मधुमक्खी ने बोला कि नहीं, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जो मैं शहद बनाती हूँ उसे ही तो लोग लेके जा सकते हैं। मेरा जो शहद बनाने का हुनर है वो कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। शहद फिर भी मेरे मैं ही बनाऊंगी, शहद लेने के लिए इन्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा। तो बेटा, लोग आपसे केवल आपकी बनाई हुई कुछ चीजें ले सकते हैं, बेईमानी से भी या कैसे भी वो आपसे चीजें ले सकते हैं, आपका हुनर आपसे कभी भी नहीं छीन सकते। इसलिए मधुमक्खी की तरह बनिए, अपने अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए। यदि आपके अंदर हुनर होगा तो आपका हुनर आपसे कभी भी कोई छीन ही नहीं सकता। आपको किसी की आवश्यकता की जरूरत फिर नहीं रहेगी। अगर आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप जो भी, जैसे अब आप एसएससी जीडी की परीक्षा पास करना चाह रहे हैं, अगर आप में काबिलियत है तो कोई भी वो व्यक्ति जो सोच रहा है कि मैं घूस देके अपना नंबर ले आऊंगा, वो आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि आप में वहां जाने की काबिलियत है। और काबिलियत की हर जगह क्या होती है बेटा? कीमत होती है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो कीमत को पहचानते हैं। और ऐसा ही नहीं, दुनिया में लोगों को पोस्ट मिल जाती है, सबको पहचान होती है। हम टीचर्स होते हैं, हमें भी पहचान होती है कौन से बच्चे कैसे होते हैं। इसलिए अपनी मेहनत को कभी मत छोड़ना बेटा, मधुमक्खी की तरह बनना, अपने अंदर हुनर पैदा करना। तो चलिए वापस आ जाते हैं बेटा पैराग्राफ पे। ये कह रहे हैं डैश का काम बहुत अंशों में डैश के काम से मिलता जुलता है। तो प्रश्न संख्या 16। गद्य के रिक्त स्थान डैश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? ए अभियंता, बी वकील, सी राजनेता और डी लेखक। तो बेटा ये क्या कह रहे हैं? लेखक। किसका काम? लेखक का काम। हम यहाँ लेखक लिख देते हैं, लेखक। लेखक का काम बहुत अंशों में डैश के काम से मिलता जुलता है। प्रश्न संख्या 17। रिक्त स्थान संख्या 2। ए चीटियों के, बी मधुमक्खियों के, सी पंछियों के और डी पशुओं के। तो बेटा किसके? मधुमक्खियों के। मधुमक्खियां, ठीक है, मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती है। कोस समझ रहे हो? जो फूल होता है, फूल के ऊपर जो वो पराग होता है उसके चक्कर लगाती है, कोसों के चक्कर लगाती है और अच्छे अच्छे डैश पर बैठकर उसका रस लेती है। तो किस पर बैठकर? अब प्रश्न संख्या 18 रिक्त स्थान संख्या 3 में देखते हैं। ए टहनियों पर, बी फूलों पर, सी पेड़ों पर और डी पत्तों पर। तो किस पे बैठ के बेटा? फूलों पर बैठकर। फूलों पर बैठकर उसका रस लेती हैं, तभी तो उसके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ डैश रहती है। प्रश्न संख्या 19 रिक्त स्थान संख्या 4। ए सुंदरता, बी चतुरता, सी मधुरता और डी कटुकता। तो क्या रहती है बेटा उसमें? मधुरता। मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे डैश बनना चाहते हैं तो देखते हैं 5वें में क्या है। प्रश्न संख्या 20 और रिक्त स्थान संख्या 5। ए समाज सेवी, बी पुलिस, सी पत्रकार और डी लेखक। तो क्या बनना चाहते हैं? लेखक।
लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी होगी। तो देखिए बेटा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, निशान लगा देते हैं इस पे, ठीक है। ये कह रहे हैं लेखक का काम बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है, ठीक है। अब आप कहोगे लेखक का काम कैसे मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है? आप, क्योंकि बेटा लेखक जगह जगह जाता है, जब वो जगह जगह जाता है, जगह की परिस्थितियां देखता है, वहां की संस्कृति देखता है, तभी वो आके किताब में लिख के आपको देता है, तभी आपको हस्तांतरित करता है। आपने देखा है राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से एक किताब लिखी है, वो कहते हैं कि जब तक आप हिमालय के बारे में केवल एक चित्र देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है आपको आनंद आ जाए, लेकिन असली आनंद आपको हिमालय पर जाकर वहां का जो संपूर्ण दृश्य है, वहां की जो हरियाली है, वहां की जो सुंदरता है, वहां की जो ऑक्सीजन है, वहां की जो सुगंध है, वहां जाके, वहां सूंघ के, वहां प्राप्त करके आपको जो सुख की प्राप्ति होगी, उतने सुख की प्राप्ति आपको किताब में हिमालय के बारे में पढ़ के और उसका चित्र देख के प्राप्त नहीं होगी, है ना। शादी के बारे में सुन के और शादी में जाके आप जो आनंद ले पाते हैं, वो सुन के आपको इतना आनंद नहीं आएगा। आप उसके बारे में इतना कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आपने सुन लिया थोड़ा बहुत, आप हंस भी लिए, खुश भी हो लिए, लेकिन वहां जाके आपको जो पॉजिटिविटी, जो वो खुशनुमा माहौल मिलने वाला है, वो घर बैठ के नहीं मिलेगा। तो लेखक का काम क्या होता है? जगह जगह उसे चीजें लाना, लाके बुक में लिखना, और वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी उसे पढ़ने वाली है, उसे पढ़ के ना तो वो बहुत ज्यादा उग्र हो, ना बहुत ज्यादा ढीली पड़े, मतलब कि ना बहुत ज्यादा सौम्य हो, क्या हो, उसे पढ़ के उसे ज्ञान अर्जित हो, चीजों के बारे में पता चले। हमारे पुराने समय में क्या था, ये हमें कैसे पता चलता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, या हमारा इतिहास, अंग्रेजों का राज्य, मुगलों का राज्य, ये हमें कैसे पता चलता है बेटा? किताबों से पता चलता है। लोगों ने लिखा, तब आज हम उन्हें बैठ के पढ़ते हैं। यदि वो ना लिखते तो हम भी बैठ के नहीं पढ़ते। और लिखने के लिए, लेखक के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसके पास इतना अनुभव हो, अनुभव उसने वहीं जाके अर्जित किया हो, सुन के अर्जित नहीं, देख के, खुद से, स्वयं से जो हम करके अर्जित करते हैं, वो एक घर बैठा व्यक्ति अर्जित नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए स्कूल्स बनाए गए हैं। आप लोग स्कूल में जाएं, सामाजिक हो जाएं, लोगों से मिलें, हर एक घंटे में आपको एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है। आपकी व्यवस्था बने, आप व्यवस्था बनाना सीख जाएं। 8 पीरियड हो रहे हैं आपके, 35 मिनट के, 40 मिनट के, हर एक टीचर आ रहा है, अपना अपना आपको पढ़ा के जा रहा है, आपको 8 कॉपियां मेंटेन करनी है। ये इतना सारा प्रोसेस सोच के एक स्कूल बना है। आपको लगता है कि आप आए, पहले पीरियड में ये बुक खोलनी है, दूसरे में ये खोलनी है, तीसरे में ये खोलनी है। जब आप 12th करके वहां से निकलते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कितना कुछ सीख चुके हैं, है ना, कितने सामाजिक हो चुके हैं, समाज में खड़े होने लायक बन चुके हैं। लेकिन वही बच्चे जिन्होंने सच में स्कूल में रह के अपना पूरा 100% दिया है। मस्ती भी करिए, मैं ये नहीं कहती मस्ती मत करिए, मस्ती करिए, मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको? अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना है। चलिए देखिए, लेखक का काम बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। जैसे मधुमक्खी जगह जगह जाके फूलों से रस निकाल के लाते हैं, वैसे भी लेखक जगह जगह जाके अच्छी अच्छी जानकारियां निकाल के लाता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती है और अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस ले लेती है। तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता रहती है, तभी तो वो इतनी मीठी होती है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे लेखक बने, तो आपको भी ये वृत्ति ग्रहण करनी होगी बेटा, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों का पता आपको वहां जाकर चलेगा। पढ़ के, सुन के, देख के, मूवीज देख के आपको बहुत कुछ पता नहीं चलेगा। आप जब वैष्णो माता पे जाते हैं तो वहां बर्फ थी, ठंडी पड़ रही थी, गर्मी थी, आपको चढ़ने में कितना कष्ट हुआ, आपको कहाँ भूख लगी, कहाँ प्यास लगी, पसीने कितने आते हैं, आप कितना थकते हैं, वहां जाके आपको कैसा अनुभव होता है, ये वही व्यक्ति लिख सकता है जो जाता है और वहां पे जाके अपना अनुभव बताता है। नीचे से बैठ के या घर में बैठ के 14 किलोमीटर जाना है, पहले कटरा जाएंगे, फिर माता रानी के वहां पे चढ़ जाना है, टट्टुओं से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। वर्णन करने में और एक व्यक्ति के वहां जाके अनुभव लेके लिखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चीजों का अनुभव ले, ये जीवन आपको मिला है तो बेटा इसमें ज्यादा से ज्यादा अनुभव गेन करने की कोशिश करें। तो चलिए बेटा, हमने आपको पूरी पीपीटी करा दी है, पूरे आपके 20 प्रश्न करा दिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुशी हो रही है कि आपकी पीपीटी हो गई है, मैंने आपको इतना करा दिया है तो जबान भी लड़खड़ाने लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।